everyone, welcome to Smart Shala. Today we will discuss about reflection of sound, which is from the 5th chapter of physics of class 9th. जैसे हमने पहले पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में हमने साउंड के बारे में पढ़ा था, साउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसकी स्पीड पढ़ी थी. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में. तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, उसी तरह से बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट हिट्स अ हार्ड सरफेस, यानी कि जब भी साउंड की वेव किसी हार्ड सरफेस को हिट करती है, तो हिट करने के बाद जब वो बाउंस बैक होती है, कोई भी हार्ड सरफेस जैसे कि वॉल हो गया, वुड हो गया, रॉक हो गया, कोई मेटल शीट्स हो गई, ऐसे किसी भी हार्ड सरफेस से जब भी साउंड वेव टकराती है तो वो बाउंस बैक करती है, और बाउंस बैक करने के इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो जैसे लाइट के रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थे, उसी तरह सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होते हैं. जैसे कि द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, द इंसिडेंट साउंड वेव एंड नॉर्मल, they all lie in the same plane. उसका सेकेंड लॉ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव. जैसे कि लाइट के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, उसी तरह से साउंड के भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम है. इसमें भी जब भी कोई साउंड वेव किसी सरफेस को इंसिडेंट करती है किसी एंगल पर, नॉर्मल के साथ किसी एंगल पर जब भी साउंड वेव इंसिडेंट करती है, तो जितने एंगल से वो इंसिडेंट होती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ऑल्सो द इंसिडेंट साउंड वेव, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं. तो ये हम कह सकते हैं दीज आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो साउंड के रिफ्लेक्शन को हम एक छोटी सी एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं. सपोज यहाँ जैसे कि हमने यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, डी डैश एक ऐसा ड्राइंग बोर्ड या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी हार्ड सरफेस है डी डैश, उसके एक नॉर्मल है, यानी उस सरफेस के परपेंडिकुलर है ON एक नॉर्मल. उससे उसके किसी एक एंगल पर अगर हमने एक क्लॉक रखी है, क्लॉक को अगर हम बजर उसका प्रेस करते हैं, तो उसकी जो इंसिडेंट वेव है, जो इंसिडेंट साउंड वेव है AO एक इंसिडेंट साउंड वेव है, और उसका जो एंगल है नॉर्मल के साथ वो है एंगल I. तो उसी एंगल के इक्वल एंगल R से वो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होगी और वो ईयर में सुनाई देगी. यानी कि अगर हम AO एक कोई भी कार्डबोर्ड की ट्यूब या किसी भी तरह की प्लास्टिक कैसी भी ट्यूब अगर हम रखते हैं किसी एंगल पर, एंगल I के इक्वल उस ट्यूब को उस एंगल पर रखते हैं, और उस ट्यूब के आगे एक क्लॉक रखते हैं, सेम एंगल पर OB एक ट्यूब रखते हैं हम, और वहां पर अगर हम सुनेंगे ईयर लगाकर, तो हमें उस क्लॉक की आवाज सुनाई देगी. यानी नॉर्मल से जितना एंगल, इंसिडेंट वेव जितना एंगल बनाती है नॉर्मल से एंगल I, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल बनाएगी. OB एक रिफ्लेक्टेड रे है, वो भी उतना ही एंगल बनाती है, यानी कि N, यानी एंगल AON इज इक्वल टू एंगल BON, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये एक्टिविटी से हम दिखा सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यहाँ पर किस तरह से ओबे हो रहा है. तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एप्लीकेशंस कहाँ, ये हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं. लाइक एक मेगाफोन है, जो लाउड स्पीकर्स होते हैं जिनमें हम बोलते हैं, जो कि साउंड वेव को
मल्टीपल रिफ्लेक्शन से, बहुत सारे उसके अंदर रिफ्लेक्शन होते रहते हैं। ऐसे इसके अंदर साउंड बोर्ड के अंदर इस मेगाफोन के अंदर इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन से साउंड वेव जो है एम्पलीफाई हो जाती है, और हम जो भी बोलते हैं उसके अंदर वो एम्पलीफाई होके लाउड साउंड बन के सबको सुनाई देती है। तो मेगाफोन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बहुत बार साउंड वेव जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो उससे साउंड वेव बहुत बार इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होके साउंड वेव जो है वो एम्पलीफाई हो जाती है। उसी तरह बल्ब हॉर्न, इस तरह का हॉर्न होता है जिसको अगर ये बल्ब को प्रेस करते हैं तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो साउंड एम्पलीफाई होके बाहर बहुत लाउड फॉर्म में हमको सुनाई देती है। ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड है। इसी तरह से जो डॉक्टर्स यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, वो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से उसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जैसे कि ये इसका जो डायफ्राम है, जो चेस्ट पीस है, इसको हार्ट के पास रख के इससे हार्ट बीट सुनाई देती है, और ये हार्ट बीट के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो इस जो ट्यूब है, ये वाली जो ट्यूब है, इस ट्यूब में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, और इसमें इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के होके वो इस ट्यूब के थ्रू ईयर पीस में आ जाती है, और वो हार्ट बीट इजीली सुनाई देती है डॉक्टर्स को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से जो हार्ट बीट्स होते हैं वो डॉक्टर्स इजीली सुन सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ वाले डायग्राम में भी दिखाया गया है ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये बार बार साउंड वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस तरह से रिफ्लेक्शन होते 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 वो ईयर पीस पे जाता है और एम्पलीफाई होके लाउड होके वो डॉक्टर्स को सुनाई देती है हार्ट बीट। तो वो इजीली काउंट कर सकते हैं हार्ट बीट्स। तो ये सारे जो हैं ये इसके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एप्लीकेशंस है। इसी तरह से जो ऑडिटोरियम्स होते हैं, बड़े हॉल्स होते हैं जहाँ पर की स्पीचेस दी जाती हैं, बहुत सारी ऑडियंस बैठी होती है, तो जो स्पीकर होता है उसके बैक साइड पे इस तरह से एक कॉनकेव बोर्ड लगा होता है। दिस इज कर्व्ड साउंड बोर्ड। इस साउंड बोर्ड, ये हार्ड बोर्ड होता है, कर्व्ड हार्ड बोर्ड होता है। जैसे अगर स्पीकर इस प्लेस पे, ये कर्व्ड कॉनकेव हार्ड बोर्ड होता है। इस हार्ड बोर्ड का काम क्या होता है कि ये हार्ड बोर्ड, इसके ऊपर जैसे यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, वो पर्सन जैसे बोलता है तो उसकी जो साउंड है वो इस हार्ड बोर्ड को टकराती है, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होके जो यहाँ पर ऑडियंस बैठी है बड़े हॉल में, उनको इस पर्सन की जो इस प्लेस पे जो इस कॉनकेव सरफेस का जो फोकस है, उस कर्व्ड सरफेस का जो फोकस है, उस पर उस स्पीकर बैठा होता है। ये स्पीकर जब बोलता है तो उसकी स्पीच की जो साउंड है वो इस कर्व्ड सरफेस से इस तरह से हिट होके रिफ्लेक्ट होती है। सारी रेज इसके ऑल द पार्ट्स ऑफ द कर्व्ड सरफेस पे हिट होके वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, और यहाँ पर बड़े से हॉल होता है जो सामने, उसमें जितने भी ऑडियंस बैठे होते हैं वो इजीली उसकी आवाज सुन पाते हैं। इसी तरह जो सीलिंग ऑफ ऑडिटोरियम, जो ऑडिटोरियम्स होते हैं जहाँ म्यूजिक वगैरह या कुछ प्लेज या कुछ शोज होते हैं, उनकी जो सीलिंग होती है वो भी इस तरह से कर्व्ड होती है। सपोज यहाँ पर एक पर्सन म्यूजिक प्ले कर रहा है तो वो उसका जो म्यूजिक है वो इस तरह से सीलिंग पे जाके रिफ्लेक्ट बैक होके इस तरह से उसकी सारी वेव्स इस सीलिंग के एवरी पार्ट ऑफ द कर्व्ड सीलिंग से टकराकर उससे बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होके यहाँ जितनी भी ऑडियंस बैठी होती है, बिग हॉल होता है, उसमें सारे में उसकी आवाज सुनाई देती है। तो दिस इज ऑल्सो द साउंड बोर्ड इज ऑल्सो, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स बोले या हम जो बिग ऑडिटोरियम्स हैं उनकी जो बैक पर जो साउंड बोर्ड्स लगे होते हैं वो सारे इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड होते हैं, जिससे कि एक लार्ज ऑडियंस जो बड़े से हॉल में
सारे ऑडियंस, जो बहुत सारे ऑडियंस बैठे होते हैं, वो उस स्पीकर की आवाज सुन सके या उस म्यूजिक पीस की आवाज सुन सके। उसके जो ऑडिटोरियम हॉल है, उसके जो एवरी पार्ट ऑफ द हॉल में जितनी भी ऑडियंस बैठी है, सबको बहुत अच्छे से उसकी आवाज सुनाई देती है। तो इसी तरह से एक और इसका साउंड के ऊपर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर बेस्ड एक और फिनोमेना है जो कहलाता है इको। इको मतलब रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाय अ हार्ड सरफेस। अगर किसी हार्ड सरफेस को साउंड टकराती है और उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होकर वही साउंड 2 बार 3 बार अगर सुनाई दे, सेम साउंड अगर हमको 2-3 बार सुनाई देती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो कहलाता है इको। तो इको के लिए हम देखते हैं कि ऐसे, जैसे हमें पता है कि जो साउंड है, साउंड की जो स्पीड है, एयर में साउंड वेव की स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड होती है। तो अगर एक साउंड प्रोड्यूस की जाती है, अगर एक साउंड, कोई एक आवाज निकाली जाती है, तो 344 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, का मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर साउंड वेव ट्रेवल करती है 344 मीटर। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 344 मीटर इन 1 सेकेंड। तो जब भी साउंड वेव प्रोड्यूस होती है तो 1 सेकेंड में वो वॉल तक पहुंचती है। 1 सेकेंड में वो वॉल 1 सेकेंड में वॉल तक पहुंचने के लिए अगर एक वॉल और एक पर्सन के बीच में डिस्टेंस 344 मीटर है, तो साउंड वॉल तक पहुंचने में 1 सेकेंड लेगी और वॉल से वापस पर्सन के ईयर्स तक पहुंचने में 1 सेकेंड और लेगी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस फॉर एन इको? तो हाँ, हम क्या करेंगे, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। साउंड की स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, कि कितने डिस्टेंस से इको होती है। अब उसके लिए एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी कि साउंड परसिस्ट इन अवर ईयर। ह्यूमन बीइंग के कान में साउंड 1/10 ऑफ अ सेकेंड तक रहती है। कोई भी साउंड जब हम सुनते हैं तो वो हमारे कान में 1/10 ऑफ अ सेकेंड तक रहती है। उसके 1/10 ऑफ अ सेकेंड के बाद अगर कोई और साउंड प्रोड्यूस की जाए तो फिर वो हमें क्लियरली सुनाई देगी। यानी कि एक साउंड हमारे कान में 1/10 ऑफ अ सेकेंड तक परसिस्ट करती है। तो हमने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट है 344 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड इज x डिस्टेंस, और टाइम जो वो लेगा हमारे ईयर में रहने का, वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड है, तो 1/10 हम टाइम लेते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो उससे x विल बी इक्वल टू 344 इंटू 1/10, यानी कि 34.4 मीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है साउंड, 34.4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है साउंड एक वॉल को टकरा के वापस आने में। यानी कि 34.4 मीटर का डिस्टेंस अगर साउंड वेव ट्रैवल करती है तो वो हमें वॉल से टकरा के सुनाई दे रही है। हम जो बोल रहे हैं अगर वो वॉल से जाके हिट होके वापस हमें सुननी है तो उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस है 34.4 मीटर। पर 34.4 मीटर इज फ्रॉम आवर माउथ टू वॉल एंड बैक फ्रॉम वॉल टू माउथ। यानी हमारे मुंह से जो हमने साउंड प्रोड्यूस की, हमारे मुंह से वॉल तक गई और वॉल से वापस आई, यानी कि डबल डिस्टेंस ट्रैवल किया, एंड दैट इज इक्वल टू 34.4 मीटर। यानी कि वॉल कितनी दूर होनी चाहिए, उसका हाफ डिस्टेंस, यानी जाना और आना वाला डिस्टेंस है। जाना और आना जब साउंड वेव करती है तो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 34.4 मीटर। यानी कि वॉल के और हमारे बीच में मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 34.4 डिवाइडेड बाय 2, उसका हाफ होना चाहिए, दैट इज 17.2 मीटर।
यानी कि इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर, 17.2 मीटर होना चाहिए। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है एक इको को, मतलब साउंड रिफ्लेक्ट होके हमें वापस सुनाई देने के लिए, यानी इको होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट हमने कर लिया कि मिनिमम डिस्टेंस फॉर एन इको इज 17.2 मीटर। उसके अलावा इको पर ही एक बेस फिनोमेना है, वो है रेवर्बरेशन। रेवर्बरेशन मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि कोई साउंड है वो बहुत बार, जैसे हम जल्दी जल्दी साउंड, जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे बोल रहे हैं, बहुत सारी साउंड इकट्ठे प्रोड्यूस हो रही है, या कोई म्यूजिकल 2-3 म्यूजिकल पीस बज रहे हैं, तो जब वो वॉल से टकरा के, एक वॉल से टकरा के, एक सीलिंग से टकरा के, यानी रिफ्लेक्ट होके, एक फ्लोर से रिफ्लेक्ट होके, ऐसे हर तरफ से जब वो रिफ्लेक्ट होके हमारे कान में पड़ते हैं, तो हमको 4-5 साउंड एक साथ सुनाई देती है। तो वो क्या हो जाता है, हमारे ईयर में बहुत सारे साउंड्स एक साथ सुनाई देने लगते हैं, तो वो कहलाता है रेवर्बरेशन। persistence of a sound due to reflection of sound from the walls, ceiling, floor, हर चीज से साउंड रिफ्लेक्ट हो के हमें सुनाई दे रही है। तो बहुत सारी साउंड हमारे को एक ही वर्ड हमको 4-5 बार सुनाई देगा। इस तरह से अगर हम 100 वर्ड्स बोलते हैं तो 400-500 वर्ड्स एक साथ हमारे कान में आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, मतलब क्लियर साउंड हमें को कोई भी सुनाई नहीं देता। तो दैट इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। तो रेवर्बरेशन अगर बिग हॉल्स है, कोई कॉन्सर्ट हॉल है, कोई ऑडिटोरियम है, अगर वहां पर रेवर्बरेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर जल्दी जल्दी साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है, अगर वो सारा साउंड इकट्ठे मिक्स होके अगर हमें सुनाई देगा तो हमें कुछ भी क्लियरली सुनाई देगा नहीं। तो रिवर्बरेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, जो बिग हॉल्स होते हैं, जो ऑडिटोरियम्स होते हैं, या जो स्पीच वाले हॉल्स होते हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है कि उसके वॉल्स, सीलिंग, फ्लोर, उसके हर चीज को कारपेट लगा दिया जाता है, यानी कि कुछ भी पोरस मटेरियल से कोट कर दिया जाता है। इवन के उसका जो फर्नीचर होता है वो भी पोरस मटेरियल से कोट कर दिया जाता है, जिससे कि जो भी साउंड सीलिंग पे, वॉल पे, फ्लोर पे, फर्नीचर पे, उसको जब भी कोई भी साउंड हिट कर रही है तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, वो पोरस मटेरियल उसको एब्जॉर्ब कर ले और रिफ्लेक्ट बैक ना करे, जिससे कि रिवर्बरेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो फॉर अ क्लियर साउंड, जो ऑडिटोरियम्स होते हैं या जो हॉल्स होते हैं, वहां पर रिवर्बरेशन को प्रिवेंट करने के लिए पोरस मटेरियल से कोट कर दिया जाता है उनके फ्लोर, वॉल्स, उसकी सीलिंग्स, उसके फर्नीचर, हर चीज को। तो अब ह्यूमन बीइंग के अब जो साउंड होता है, साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत स्मॉल से बहुत ज्यादा हाई तक फ्रीक्वेंसी हो सकती है, लेकिन जो हम सुन सकते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स की हियरिंग रेंज है, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी की हियरिंग रेंज फॉर, या ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग्स है, वो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेके 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक है। यानी 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड तक हम सुन सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स। 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसीज के साउंड भी हम नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी के साउंड भी हमको सुनाई नहीं देते। तो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की से नीचे वाली साउंड कहलाती है इंफ्रासोनिक साउंड, और 20,000 हर्ट्ज से ऑडिबल रेंज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कहलाती है अल्ट्रासोनिक साउंड, और जो ऑडिबल रेंज से नीचे की साउंड है वो कहलाती है इंफ्रासोनिक साउंड। तो जो अल्ट्रासाउंड है या अल्ट्रासोनिक साउंड है उसकी भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, ऑल्दो हम उनको सुन नहीं सकते लेकिन हम उनको यूज कर सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। जैसे कि इंडस्ट्रीज में कुछ फ्लॉज, जो बड़ी मशीनरी पार्ट्स होते हैं, अगर उसके अंदर कुछ क्रैक्स या फ्लॉज है जहां पर हम रीच नहीं कर सकते जिन पार्ट्स के लिए, तो उन पर उन क्रैक्स या फ्लॉज को
डिटेक्ट करने के लिए बड़ी इंडस्ट्रीज में अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं। फिर हार्ड टू रीच सरफेसेस होते हैं, हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ द मशीन्स होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए वो भी अल्ट्रासाउंड यूज होते हैं। फिर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी की जो भी अगर डिफेक्ट्स हैं इंटरनल बॉडी में या कुछ भी वहां पर प्रॉब्लम है तो वो भी अल्ट्रासाउंड से इन्वेस्टिगेट की जा सकती है। या जो मदर्स होती है, मदर्स बॉडी के अंदर जो फीटस होता है उसकी डेवलपमेंट को भी देखा जा सकता है अल्ट्रासाउंड से। किडनी स्टोन्स को क्योर किया जा सकता है, किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं। सोनार ऑपरेटस में भी अल्ट्रासाउंड यूज होता है। डेप्थ ऑफ सी, जो सेलर्स होते हैं वो सी की डेप्थ को मेजर करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। फिर बैट्स, इवन की एनिमल्स होते हैं बैट्स, वो भी अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं अपने प्रे को फाइंड करने के लिए कि उसका प्रे कितनी दूर है उससे, या नाइट में फ्लाई करने के लिए, उनको दिखता नहीं है तो वो फ्लाई करने के लिए कि कोई भी वॉल या कोई भी चीज रास्ते में उनके कुछ आ रहा है तो वो भी वो अल्ट्रासाउंड से ही उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो सोनार क्या है, जैसे हमने कहा सोनार सेलर्स यूज करते हैं सोनार में अल्ट्रासाउंड को। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है सोनार का फुल फॉर्म। तो सोनार में क्या होता है सॉरी, जो शिप्स होते हैं, शिप्स पे अल्ट्रासाउंड का एक अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करने वाला एक apparatus होता है, वहां से दैट इज कॉल्ड ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर से अल्ट्रासाउंड जो है वो सी के अंदर अल्ट्रासाउंड को इंसिडेंट कराया जाता है। बॉटम ऑफ द सी यानी सी बेड पे जाके वो बाउंस बैक होता है, वहां से रिफ्लेक्ट होके जब वापस आता है तो एक रिसीवर होता है शिप पे, वो रिसीवर उस साउंड वेव को रिसीव करता है और उसका जाने और आने का टाइम मेजर कर लिया जाता है। वो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी पता है हमें, उसका जो टाइम मेजर कर लिया जाता है तो उससे फाइंड आउट वेलोसिटी पता है अल्ट्रासाउंड की, टाइम उसका मेजर कर लिया जाता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ओवर टाइम, वो वाले स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये वाला फॉर्मूला लगाकर स्पीड हमको पता है साउंड की, अल्ट्रासाउंड की, उसका टाइम हम मेजर कर लेते हैं कितने टाइम में वो जाके रिफ्लेक्ट बैक हुई है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाले फॉर्मूला में पुट करके वी कैन फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द सी। तो इस तरह से सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग वाले ऑपरेटर्स से सेलर्स अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं। और वो क्यों यूज करते हैं उसके लिए भी दो रीजंस है। एक तो ये कि अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी है इट्स वेरी हाई, तो वो इजीली पेनिट्रेट हो जाती है सी वाटर से और बहुत लार्ज एक्सटेंट, बहुत ही डेप्थ तक, बहुत ज्यादा डीप इनटू द सी वो पेनिट्रेट हो पाती है बिकॉज अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है। और दूसरी चीज है कि जो इंजन वगैरह की जो साउंड है उससे कंफ्यूजन नहीं हो पाता, क्योंकि इंजन वगैरह की जो नॉइज है उसकी जो साउंड है, वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो साउंड बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल फ्रीक्वेंसी की होती है रादर देन अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वो जो इंजन वगैरह की साउंड से कंफ्यूज नहीं होते। नाउ साउंड जो भी है, अब हमने जैसे साउंड के बारे में पढ़ा, साउंड की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस क्या, इट इज द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर हमारे ईयर में कितनी साउंड एनर्जी रीच हो रही है, कितनी साउंड एनर्जी हमारे कान तक पहुंच रही है एक सेकेंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस।
और ये लाउडनेस मेजर होती है डेसिबल्स में, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी, इसकी ये यूनिट है डेसिबल। इट इज द मेजर ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड। तो ये डिपेंड करती है, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स। जो साउंड वेव हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव पर डिपेंड करती है लाउडनेस। सिमिलरली इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, वो कहलाती है पिच। पिच वो प्रॉपर्टी ऑफ साउंड है जिससे कि वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस। अगर एक ही लाउडनेस की सेम डेसिबल्स की 2 या 3 साउंड्स हैं, उनको डिस्टिंग्विश करना हो अगर कि ये अलग तरह की, ये अलग तरह की, अलग तरह की, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है साउंड की, वो कहलाती है पिच। ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे। समटाइम्स होता क्या है कि 2 वेव्स हैं, 2 वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, यानी उनकी लाउडनेस सेम है, लेकिन तब भी वो 2 वेव्स डिफरेंट हो सकती है बिकॉज ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है तब भी वो 2 साउंड अलग हम मानी जा सकती हैं। तो that is called pitch. Pitch depends on the frequency, directly proportional to the frequency. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच मानी जाएगी, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं पर सेकेंड उतनी ज्यादा पिच होगी, यानी हायर द वाइब्रेशन हायर द फ्रीक्वेंसी एंड हायर द पिच। उसके अलावा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, वो कहलाती है क्वालिटी ऑफ साउंड। ये क्वालिटी ऑफ साउंड से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं साउंड्स को, सेम पिच एंड लाउडनेस की साउंड को। अगर कोई भी 2 या 3 या ज्यादा साउंड वेव्स, सपोज हमने माना कि उसकी लाउडनेस भी सेम है, यानी एम्पलीट्यूड भी सेम है कोई वेव्स का, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, पर अगर वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस की गई है, यानी कि कोई स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से, कोई स्किन के वाइब्रेशन से, कोई तबला से, कोई वायलिन से, कोई हारमोनियम से, कोई गिटार से, तो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से प्ले की गई हैं, मगर उनकी पिच और लाउडनेस सेम है, तब उनको डिस्टिंग्विश करना हो तो उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो कहलाती है क्वालिटी ऑफ साउंड। सो हमने पढ़ा साउंड का रिफ्लेक्शन, साउंड के रिफ्लेक्शन से हमने पढ़े मल्टीपल रिफ्लेक्शन, उसके एप्लीकेशंस पढ़े, उसकी फ्रीक्वेंसी पढ़ी, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज पढ़ी, ऑडिबल रेंज पढ़ी, एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने, पिच, साउंड की लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। तो यहाँ तक साउंड के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड how it reaches our ear, structure of human ear हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक कीप वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ आ रहा है या आपको इसके अलावा कुछ और समझना है या कोई और चैप्टर समझना है या कोई क्वेश्चंस या कोई न्यूमेरिकल्स आपने समझने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।